के प्रतिच्छेदन, सम्मिलन, योग और कार्तीय गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किसी भी वलय के जो उपवलय होते हैं उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन या फिर उनका हम योग ले लेते हैं या कार्तीय गुणनफल ले लेते हैं, तो वो कब उपवलय होगा और कब नहीं होगा। तो वलयों के बारे में अगर जितना आप जानते हैं तो आप देखेंगे कि प्रतिच्छेदन और कार्तीय गुणनफल हमेशा ही इसकी परिभाषाओं को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, बट सम्मिलन और योग के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ नियम हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं कि कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये जो हमारा वलय के जो सारे उपवलय जो सारे इसके सबसेट्स होते हैं वो तभी उपवलय बन पाते हैं। तो आइए हम इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं कि सब रिंग की यहाँ पर जो कि इसको इंग्लिश हिंदी में उपवलय कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर आर हमने एक सेट लिया है जो कि पिछली इकाई में मैंने बताया था आपको कि हमेशा हम वलय का जो भी हम सेट्स लेंगे, क्योंकि वलय को इंग्लिश में रिंग कहते हैं और रिंग का ही पहला अल्फाबेट आर है, तो हमेशा इसके सेट्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर और यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। मानते हैं कि ये एक हमारा रिंग दे रखा है। अब इसका एस एक हम सबसेट लेते हैं। अब इस सबसेट जो भी होगा ये भी इसका भी बाइनरी, इसके लिए भी दो बाइनरी ऑपरेशन की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहला बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हम लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जो ये इसका सबसेट है एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, इसका उपवलय होता है कि नहीं। तो उपवलय तभी होगा जब एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रिंग के सारे नियमों को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। वो कौन से नियम है, यानी एस प्लस को यहाँ पर समूह होना होगा, एस मल्टीप्लीकेशन को सेमी ग्रुप होना होगा और एडिशन को यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एस डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लीकेशन होना होगा और मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होना होगा। अगर ये सारे नियम यहाँ पर ये फॉलो होते हैं एस प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एस प्लस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये जो एस प्लस मल्टीप्लीकेशन ये अपने आप में एक वलय है और ये क्योंकि ये आर का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि ये आर प्लस मल्टीप्लीकेशन का ये उपवलय है। तो उपवलय होने के लिए भी बेसिकली जो अगर आपको उदाहरण दिया जाएगा या सेट दिया जाएगा तो उसको चेक करने के लिए वलय के ही सारे नियमों को 1 से लेकर 8 तक जितने भी वो नियम थे वो सारे ही नियम एक एक करके हमें यहाँ पर चर्चा करना होगा। तो पिछली इकाइयों में आपने देखा कि पिछली इकाइयों में हमने समूह के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है। तो समूह से वलय हमारा किस प्रकार से भिन्न है। समूह को डिफाइन करने के लिए हमें एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक नॉन एम्प्टी सेट की जरूरत पड़ती है। वलय को डिफाइन करने के लिए हमें एक से ज्यादा यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक सेट और दो बाइनरी ऑपरेशन आपने लिया है। तो उपवलय को भी डिफाइन करने के लिए समूह से भिन्न एक से ज्यादा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वो बाइनरी ऑपरेशन रिंग की तरह ही फिक्स है कि वो एक एडिशन होगा और दूसरा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा। आइए अब इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए हैं, एक है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों ही हमने पिछले इकाइयों में विस्तृत चर्चा की है कि ये दोनों ही अपने आप में एक रिंग होता है। रिंग की सारी जितनी भी कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करता है। अब क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड हमारा क्यू का एक सबसेट होता है, तो क्या अब हम इन दोनों को आपस में हम चर्चा करते हैं कि क्या सेट इंटीजर का सेट रैशनल नंबर का सेट से ये के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक उपवलय बनाता है कि नहीं। तो हमने देखा कि जेड क्यू का सबसेट है और जेड अपने आप में रिंग है। क्योंकि अब ये क्यू का सबसेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर एक उपवलय है। किसका, सेट ऑफ इंटीजर सेट का। तो इंटीजर रिंग का यहाँ पर ये उपवलय होगा। अब क्योंकि ये सबसे किसी भी वलय को जैसे हमने डिफाइन करते समय एक से ज्यादा परिभाषाएं और उसके बाद कुछ कंपलसरी परिभाषाओं, कंपलसरी कंडीशंस के बारे में हमने चर्चा की थी कि कौन सी वो मिनिमम कम से कम कंडीशंस है जिसको हमें चेक करने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये सेट हमारा वलय बनाएगा या नहीं। उसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि किसी भी सेट को उपवलय होने के लिए कौन सी मिनिमम कंडीशंस होंगी जिसको हमें यहाँ पर ध्यान देना है, किसको पहले चेक करना है कि यहाँ पर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि सेट हमारा उपवलय होगा। तो विस्तृत आपने परिभाषा पहले ही देख लिया। अब यहाँ पर तीन, यहाँ पर S1, S2, S3 के पार्ट में यहाँ पर तीन परिभाषाओं को फिर से उसी परिभाषा को दूसरे शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि
कोई भी सबसेट किसी भी रिंग का उपवलय होने के लिए कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मान लीजिए एस आपका किसी रिंग आर का सबसेट है, तो इसका उपवलय होने के लिए सबसे पहले एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसको समृद्ध होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी और ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। समृद्ध का मतलब क्या है यहाँ पर? क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी एस जो आपने आर का सबसेट लिया है, जिसमें एस के कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो आर के ही तो सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आपने उसका सबसेट लिया है इसे। अब क्योंकि आर पहले से ही एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, आर के सारे एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्योंकि एस उसका सबसेट है, एस में वही सारे एलिमेंट्स है जो आर के एलिमेंट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एस के भी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एस के आपने दो एलिमेंट्स लिए, उनको आपस में ऑपरेट किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर, तो वो जो भी रिजल्ट वैल्यू होगी वो भी एस का कंडीशन। अब यहाँ पर हमें ये चेक करनी है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो हमने यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू निकाली है वो भी एस का मेंबर होगा या नहीं। कभी तो यही चीज है कि मान लीजिए आपने ऐसे एलिमेंट्स के आर को लिए हैं ए और बी, और उसका सम करने के बाद वो अगर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सी एलिमेंट भी एस में आपने लिया है कि नहीं। तो हमें यही चीज चेक करनी है कि ए प्लस बी की वैल्यू जो सी से रिप्रेजेंट हो रही है, उस सी का भी आपने जगह एस के सेट में बनाया है कि नहीं। अगर ऐसा है तो एस के रिस्पेक्ट में ये एक समृद्ध होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही सेम चीज हमें मल्टीप्लीकेशन में देखना है कि अगर एस के दो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, तो ए मल्टीप्लाई बी की जो भी वैल्यू होगी वो सी से अगर आपने रिप्रेजेंट किया या डी से रिप्रेजेंट किया, तो वो वैल्यू एस में है कि नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एस बी समृद्ध है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये हमें चेक करनी है। दूसरा हमें ये चेक करना है कि आर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि आर प्लस क्या है, आपने रिंग लिया है, और रिंग की बेसिक डेफिनेशन यही है कि आर प्लस एक ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए बल्कि। तो यानी कि वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पर जीरो अगर आर में है, तो जो आपने एस उसका सबसेट बनाया है, आपको बस ये चेक करना है कि जीरो भी एस में आया है कि नहीं, क्योंकि सबसेट तो बहुत सारे हो सकते हैं। आपने ऐसा तो सबसेट नहीं बना दिया जिसमें जिसका एडिटिव आइडेंटिटी ही ना हो। तो हमें ये भी चेक करना होगा कि जीरो वहां पर एस में है कि नहीं। दूसरा, अगर कोई भी आपने जो सेट्स के एस सबसेट बनाया आर का, एस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम एलिमेंट्स को भी आपने रखा है कि नहीं। यानी अगर ए हमने एलिमेंट एस में लिया है तो माइनस ए वहां पर है कि नहीं। यानी अगर जैसे कि अगर आर आपने एलिमेंट लिया है, हमने एस सबसेट बनाया 1 2 3, 0 1 2 3, तो आपने देखा एडिटिव आइडेंटिटी भी है, 1 + 2 को ऐड कर रहे हैं तो 3 भी आ रहा है, 2 + 3 को ऐड करने पे 5 आ रहा है, 5 भी हम यहाँ पर ले लेते हैं मान लीजिए। तो आप ये चेक करिए कि अगर ए वहां पर है तो क्या माइनस ए वहां पर है कि नहीं। यानी अगर एक एलिमेंट है तो उसका -1 भी होना चाहिए, 2 है तो -2 भी वहां पर एस का सेट होना चाहिए। तो S1 S2 S3 यहाँ पर ये तीन मिनिमम कंडीशन है कि ये तीनों यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एस अगर ये सेटिस्फाई होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो एस आर का जो उपसमुच्चय है ये इसका एक उपवलय होगा। अगर एस प्लस हमारा क्या होगा? ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस आर। यहाँ पर यानी कि एक कंडीशन और भी है, क्योंकि ये तीनों अगर S1 S2 S3 एस के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई होंगे, साथ ही साथ एस प्लस हमारा समूह होगा। किसके रिस्पेक्ट में? ये समूह होने का मतलब यानी कि पहले तो ये अपने आप में समूह हो, उसके बाद फिर ये आर प्लस के रिस्पेक्ट में उसका सबसेट होना, सब ग्रुप होना चाहिए, उसका उप समूह होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि एस जो हमारा आर जो वलय है, एस उसका उपवलय है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो आपने दो तरह की यहाँ पर परिभाषा देखी, एक विस्तृत जिसमें 8 नियम थे जो पिछले इकाई में हमने देखा था, और उसको ही यहाँ पर तीन S1 S2 S3 तीन इंपॉर्टेंट नियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वो हमारा वलय का उपवलय है या नहीं। तो उससे पहले आप देखिए कि तुच्छ उपवलय क्या होता है। तो मान लीजिए अगर आर एक वलय है, तो हमेशा ही जीरो क्या होगा? एक उसके बहुत सारे सबसेट्स होंगे, उसमें एक सबसेट जरूर होगा जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट्स को ले, तो वो सारे नियमों को सेटिस्फाई करता है। जीरो क्या है? अपने आप का ही नेगेटिव है, 0 + 0 की वैल्यू जीरो को ही रिप्रेजेंट करती है। और जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी खुद है। तो आपने देखा कि S1 S2 S3 सेटिस्फाई हो रहा है। साथ ही साथ अगर कोई सेट जो आर के बराबर हो, मान लीजिए एस बराबर आर हमने कोई सबसेट ले लिया, आर क्योंकि आपने पहले ही कह रखा है कि वो वलय है, तो आर अपने अपने आप का एक उपवलय होगा, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट जरूर होता है। आर इज अ सबसेट ऑफ आर, हम ये कह सकते हैं। तो आर भी क्या यहाँ पर उस अपने आप का उपवलय होगा।
तो आपने देखा कि जीरो और आर, इसी तरह आपने समूह में भी यही बात हमने चर्चा की थी कि कोई भी अगर सेट जी है, तो जी का जो सबसेट होता है, तो हमेशा एक तुच्छ सबसेट वहां पर सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करता है, जो कि जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो और दूसरा वो एक ऐसा ग्रुप होगा जो जी के बराबर हो। तो वही नियम यहाँ पर वलय के लिए भी है कि आर का जीरो और आर दो तुच्छ उपवलय हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनको हम यहाँ पर इसका ट्रिवियल ट्रिवियल या ये कह सकते हैं कि तुच्छ उपवलय ही यहाँ पर इसका नाम ही दिया गया है कि किसी भी वलय के उपवलयों के बारे में अगर आपको चर्चा करनी है, बताना है, तो जीरो और आर के अलावा अगर हमने कोई उपवलय बताया तो उसको हम नॉन ट्रिवियल उपवलय कहते हैं। बाकी अगर ये दोनों आप बता रहे हैं तो ये इसको हम तुच्छ उपवलय कहते हैं। तो समूह में भी यही जी और आइडेंटिटी को सेटिस्फाई को रखने वाला जो भी हमने वहां पर सेट हम बनाते हैं, वो उस समूह को हम वहां पर तुच्छ समूह कहते हैं। तो उसी नियम को यहाँ पर फॉलो करके तुच्छ उपवलय के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसी का प्रूफ भी आप देखिए यहाँ पर हल दिया है, जिसको आप स्लाइड्स में समझ सकते हैं। अब मैंने जो अभी आपको पहले ही बताया कि अगर ये दो सेट यहाँ पर हमेशा ही किसी वलय के तुच्छ उपवलय होते हैं या उपवलय हमेशा प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अलावा अगर मैंने जितने भी सबसेट्स बनाए, अब उनको चेक करना है कि वो उपवलय आर के होंगे कि नहीं। यानी कि एस बराबर अब हमें जीरो एलिमेंट को नहीं लेना है, एस बराबर आर एलिमेंट को नहीं लेना है। तो इसका मतलब कोई ना कोई एस अगर आर का सबसेट है तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। जीरो भी नहीं है और आर भी नहीं है, और अगर वो प्रॉपर सबसेट होता है तो अगर वो वलय बनता है तो हम कहते हैं कि ये उसका उचित उपवलय है। ठीक है, उचित उपवलय है अगर वो आर के बराबर नहीं है। और अगर दूसरा नियम क्या है, अगर वही हमारा एस सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होने के लिए आर से कम एलिमेंट होने चाहिए। मान लीजिए आपने एस में सिर्फ जीरो एलिमेंट ले लिया तो ये उसका तुच्छ उपवलय होगा। और अगर जीरो एलिमेंट नहीं है और साथ ही साथ वो प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित सेट भी है, उचित समुच्चय है उसका, तो ये जो आपने नया सेट यहाँ पर बनाया जो कि उचित समुच्चय भी है और जीरो के बराबर भी नहीं है, और अगर ये उसका वलय के नियमों को भी सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको अतुच्छ उपवलय कहते हैं। तो तीनों को आपने एक साथ यहाँ पर देखा, हमने तीन बातों को यहाँ पर चर्चा की कि एक आपका ट्रिवियल रिंग, दूसरा ट्रिवियल सब रिंग, दूसरा नॉन ट्रिवियल सब रिंग और प्रॉपर रिंग। तो तीनों का हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो तुच्छ उपवलय, अतुच्छ उपवलय और उचित उपवलय, तीनों के बारे में आपने विस्तृत यहाँ पर चर्चा की कि प्रॉपर कब होगा। तो प्रॉपर होने के लिए जो आपने आर के जो सबसेट लिया वो आर से छोटा होना चाहिए। अतुच्छ होने के लिए वो जीरो, छोटे होने के साथ साथ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर होने के लिए वो एस का जो सेट होगा वो आर के बराबर नहीं हो। और तुच्छ उपवलय कौन से होंगे, वो हमेशा ही होंगे वो जीरो और आर। तो हमसे हमेशा अगर जब भी एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आप किसी वलय के उपवलयों के बारे में बताइए, तो हमें जो भी हमेशा जो एग्जाम्पल देना चाहिए वो प्रॉपर अतुच्छ उपवलय के बारे में ही बताना चाहिए, उसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हमेशा ही तुच्छ उपवलय के रूप में प्रेजेंट रहती है। तो कुछ अब एक एग्जांपल यहाँ पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर डिफाइंड ओवर यहाँ पर स्क्वायर रूट पी के फॉर्मेट में ले रहे हैं। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं। इसके एलिमेंट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो a प्लस बी अंडर रूट पी के फॉर्मेट में होगा, जहां पर ए भी जो एलिमेंट होगा वो सेट ऑफ रेशनल से आया है। ये क्या है, ये एक ऐसा सेट है जो आप देखेंगे कि ये क्या है, आर के ही सारे एलिमेंट से बनाया गया। क्यू क्या होता है, आर का सबसेट होता है। और ये जो नया सबसेट यहाँ फॉर्मेशन बनाया गया है क्यू के रिस्पेक्ट में, ये भी आर का ही क्या है, सबसेट है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये आर का उपवलय है या नहीं, जहां पर पी को स्क्वायर रूट में लिया गया और ये कंडीशन ली गई है कि पी हमारा एक वर्गमूल पूर्णांक है। यानी ये ऐसा नंबर है जैसे वर्ग पूर्णांक कौन से होते हैं, यानी 4 होते हैं, 9 होते हैं, जिनका अंडर रूट हम प्लस माइनस में हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसका अंडर रूट आप एक पूर्णांक संख्या नहीं निकाल सकते। पी को हमने ऐसा नंबर यहाँ पर सेट कर रखा है। अब ये जो सबसेट है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिंग आर का उपवलय है कि नहीं। तो उपवलय होने के लिए आपने पिछली इकाई में, अभी पिछले स्लाइड्स पे आपने देखा कौन सी मिनिमम कंडीशन है। हमारे पास दो रास्ते हैं यहाँ पर, या फिर हम उन 8 नियमों को सेटिस्फाई करें कि Q का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, साथ ही साथ Q विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सेमी ग्रुप होना चाहिए, एडिशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन होना चाहिए इस Q के एलिमेंट के ऊपर। अगर ऐसा ये सारी कंडीशंस को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमने नया सेट यहाँ पर Q ओवर अंडर रूट पी बनाया है, ये हमारा उपवलय होगा आर।
ये तो था विस्तृत परिभाषा के रूप में। मिनिमम में क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चेक करना है, प्रूव या डिसप्रूव करना है, तो इसके लिए हम मिनिमम यहाँ पर जो कंडीशन है उसके थ्रू जाएंगे, जो कि S1 कंडीशन क्या कहती है कि Q हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन समृद्ध होना चाहिए, यानी कि अगर Q के दो एलिमेंट्स को ले तो उसका एडिशन भी Q का एलिमेंट होना चाहिए, और Q के दो एलिमेंट्स अगर हम दो डिफरेंट ले तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी Q में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जरा दो जनरल एलिमेंट्स को लेते हैं, तो मान लीजिए ए बी सी डी क्यू का एलिमेंट है, तो इसका पहले एलिमेंट फॉर्मेशन क्या होगा, a प्लस बी अंडर रूट पी, और दूसरे एलिमेंट का फॉर्मेशन क्या होगा, c प्लस डी अंडर रूट पी। अब इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो पूर्णांक नंबर है उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं, और अंडर रूट वाले नंबर्स को एक बार साथ अगर हम ऐड करके देखें तो हमें जो नया नंबर मिलता है वो a प्लस सी प्लस अंडर रूट पी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर p बी प्लस डी के फॉर्मेट में मिलता है। तो ये भी क्या है, ए प्लस सी भी किसी नए नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, बी प्लस बी मान लीजिए किसी नए नंबर डी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो नया नंबर हमें मिला वो ए डैश प्लस अंडर रूट पी बी डैश मिला, जहां पर ए और पी क्या होगा, ए और बी डैश क्या होगा, ये दोनों नंबर भी क्यू के ही नंबर होंगे, क्योंकि अगर ए बी क्यू क्यू हमारा क्या होता है, क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा समूह हमेशा बनाता है, यानी इसके अगर दो एलिमेंट को हम ऐड करते हैं तो जो भी रिजल्ट वैल्यू मिलती है वो भी क्यू का ही नंबर होता है। तो उस प्रॉपर्टी से अगर आप देखेंगे तो ये जो नया एलिमेंट यहाँ पर दो एलिमेंट्स को सम करके मिला है, ये भी हमारा क्यू ओवर अंडर रूट पी का ही एलिमेंट मिलेगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये यहाँ पर समृद्ध है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की आप बात करें, यानी क्यू के दो जनरल एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी आप देखिए जो एलिमेंट्स यहाँ पर मिला, ए सी प्लस पी बी डी एंड प्लस अंडर रूट पी ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी, ये भी एलिमेंट क्या है। अब पहले ब्रैकेट में कौन से एलिमेंट्स है, यहाँ पर बहुत सारे नियमों को एक साथ, ग्रुप और रिंग के सारी प्रॉपर्टी को एक साथ एक ही फ्रेम में करके देखिए कि ए सी प्लस पी बी डी, पी क्या है, ये भी हमारा एक स्क्वायर फ्री कोई इंटीजर नंबर है, बी डी क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ए सी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ए और सी रेशनल नंबर है तो ए इंटू सी नंबर क्या होगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर का ही पार्ट होगा। बी और डी अगर हमारा रेशनल नंबर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी रेशनल नंबर का हमारा पार्ट है, और इन दोनों का सम क्या होगा, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि वो ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर क्लोजर सेट ऑफ रेशनल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दोनों एक साथ लगाएं तो आप पाएंगे कि ए सी प्लस पीबीडी भी हमारा रेशनल नंबर का ही पार्ट होगा। इसी तरह ए डी प्लस बी डी पे भी हम ये रूल लगाकर हम इस कंक्लूजन पे, इस रिजल्ट पे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये दोनों नंबर भी हमारे सेट ऑफ रेशनल के होंगे। तो यही हमारे इस एलिमेंट्स के यहाँ पर यही रिक्वायरमेंट है, यही कि क्यू का एलिमेंट्स कैसे होगा, जब उसका पूर्णांक नंबर पहले जो हमारा स्क्वायर फ्री जो नंबर है प्लस अंडर रूट पी के साथ जो भी मल्टीप्लायर नंबर है वो भी अगर क्यू का नंबर है, तो जो रिजल्ट में नंबर मिलेगा वो भी हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर का ही पार्ट होगा, ओवर क्यू का ही पार्ट होगा। तो हमने देखा कि ये भी डायरेक्टली बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर ओवर अंडर रूट पी। तो आपने देखा कि ये एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन यानी S1 प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, यानी जो हमारा सेट दिया हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर समृद्ध है। अब दूसरी S2 प्रॉपर्टी क्या थी, S2 प्रॉपर्टी का ये थी कि जीरो भी इस सेट का मेंबर होना चाहिए, यानी R की जो एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो, वो जो भी आपने उसका सबसेट बनाया है उसका पार्ट होना उसका कंपलसरी है, ये जरूरी है कि वहां पर वो बिलोंग हो। तो हमने देखा कि क्या क्यू में हमें सर्च करना है कि क्या क्यू में जीरो है कि नहीं, तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो इंटू अंडर रूट पी। तो क्यू, अब क्यू में तो जीरो होता है हमारा, बट क्या यहाँ पर ये जीरो प्लस जीरो अंडर रूट पी यहाँ पर जो भी है, क्योंकि क्यू ओवर पी आपने क्या बनाया है, एक एलिमेंट्स सारे आर के अवयवों की एक नई व्यवस्था बनाई है ना, कि क्योंकि कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए प्लस बी रूट पी के फॉर्मेट में डिफाइंड हो। तो जीरो को भी हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो अंडर रूट पी, इसका मतलब जीरो भी इस सेट का जो हमारा सबसेट बना है इसका पार्ट है। तो रिजल्ट हमें यही मिल गया कि यानी S2 भी सेटिस्फाई है। इसी तरह अब S3 के बारे में हम देखते हैं कि क्या जो भी इसमें एलिमेंट है क्या इसके प्रतिलोम एलिमेंट है कि नहीं। अब क्योंकि हमें सेट ऑफ रेशनल नंबर में पता है कि अगर ए भी सेट का मेंबर होता है तो ए माइनस बी भी सेट का नंबर होता है। तो और क्यू ओवर रूट पी के मेंबर होने के लिए यही होना चाहिए कि ए कोई भी नंबर प्लस दूसरा नंबर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई पी। अगर ऐसा इस फॉर्मेट में हम किसी नंबर को लिख सकते हैं तो ये नंबर जो भी एलिमेंट होगा जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा इस सेट का मेंबर होगा।
तो यहाँ पर क्या है, अगर a प्लस बी रूट पी इसका मेंबर है तो माइनस ए माइनस बी रूट पी भी इसका मेंबर होना चाहिए। तो इस माइनस ए माइनस बी को एक नई व्यवस्था में अगर आप लिखना चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए ब्रैकेट में कर दिया प्लस माइनस बी, प्लस को बाहर लिखते हैं और बी को आप माइनस बी के फॉर्मेट में लिखिए और अंडर रूट पी। तो अब आप ये देखेंगे कि अगर माइनस ए को कैपिटल ए से और माइनस बी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करें तो ये ए प्लस सी रूट पी का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो यानी जो इसका a प्लस बी रूट पी का जो प्रतिलोम एलिमेंट है माइनस ए माइनस बी रूट बी, ये भी क्या है, इस दिए हुए सबसेट का मेंबर होगा। यानी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसके इनवर्स एलिमेंट भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो S1, S2, S3 आपने देखा कि तीनों की तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। जो हमारा ये सबसेट है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारा समूह है विद आर प्लस के ऊपर ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। तो अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर सबसेट लिया है रिंग वलय आर का, ये यहाँ पर उपवलय होगा। तो मिनिमम 3 से 4 कंडीशंस आपने यहाँ पर देखी। जो हमारे पास 8 कंडीशन थी उसको हमने कन्वर्ट करके 3 और 4 में कर दिया कि आप इन चारों कंडीशंस को देखेंगे, ये मिनिमम कंपल्सरी कंडीशन है। अगर ऐसा सेटिस्फाई होता है तो बाकी सारी कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है, बट ये कंपल्सरी कंडीशंस है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो बाकी सारी जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज को चेक नहीं किया है वो भी यहाँ पर कंपल्सरी हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक ये पता चल जाता है कि वो भी सेटिस्फाई करेगा। बट अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है तो हमारा जो भी सबसेट है वो वलय उपवलय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, उपवलय के और परीक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी कंडीशंस को क्या हम और कम कर सकते हैं या नहीं। तो मान लीजिए एस हमारा रिंग आर का कोई सबसेट है। अब हमें इसको चेक करने के लिए और भी क्या मिनिमम कंडीशंस क्या है, तो S1, S2 और S3 जो आपने पिछले स्लाइड्स में कंडीशंस को देखी उसको अगर आपस में मिलाकर हम मिलाएं तो उसको हम और भी कम कर सकते हैं और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 2 यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है कि x माइनस वाई एस का मेंबर है या नहीं, हर एक एक्स वाई एस बिलोंग्स टू एस, और x इंटू वाई एस का मेंबर है कि नहीं। अभी तक जो S1, S2, S3 में आपने कंडीशंस को चेक की उन्हीं को तीनों को आपस में मिला के एक नई कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि x अगर फॉर एवरी x y जो s का मेंबर है, जो s के 2 एलिमेंट्स के लिए x उनका जो भी डिफरेंस होगा, x माइनस वाई भी s का मेंबर हो और 2 एलिमेंट अगर s में तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी अगर s में हो तो भी हमारा जो सबसेट है वो उपवलय होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि मान लीजिए हमने सेट ऑफ इंटीजर एडिशन मॉडुलो 6 यहाँ पर लिया तो 3 इंटू Z6 और Z6 यहाँ पर 2 सेट्स लिए गए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि 3Z6 जो भी सेट्स बना है वो Z6 का एक सब रिंग है या उपवलय है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो Z6 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 6 सारे रिमाइंडर 6 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो उसके जितने भी रिमाइंडर आपको मिलते हैं उन्हीं का कलेक्शन ही हमारा यहाँ पर Z6 होता है। इसको Z6 विद रिस्पेक्ट टू हम कहते हैं उसको एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में हमेशा समूह बनाता है, उसके रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में हमेशा ये रिंग बनाता है। उसी का सबसेट यहाँ पर 3Z6 लिया गया है। हमें चेक करना है कि ये इसका उपवलय है या नहीं। तो Z6 में कौन से एलिमेंट्स होंगे, 6 के कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं किसी नंबर को डिवाइड करने पर, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 6 नहीं हो सकता बिकॉज 6 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वहां पर 0 आता है। तो चीजें नंबर्स यहाँ पर रिपीट होंगे। तो सारे रिमाइंडर्स का अगर आप कलेक्शन देखेंगे तो 0, 1, 2 से लेकर 5 तक यहाँ पर सारे एलिमेंट्स होंगे Z6 में। अब अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर्स कौन 3Z6 का सेट बनकर तैयार हो जाएगा। वो अब उनको भी हमने क्या 3Z6 को भी 6 से ही डिवाइड करते हैं तो आप पाते हैं कि जहां पर भी नंबर्स 6 से ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर वो 9 आ रहा है तो 9 को 6 से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, वो 3 आ जाएगा। तो 9 को हमें 3 से रिप्लेस कर देना है। इसी तरह 5 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, फिर 15 आ रहा है। 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो आपने पाया कि 3Z6 में 2 एलिमेंट्स मिले आपको 0 और 3। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये इसका उपवलय है कि नहीं। तो आप देखिए प्रमेय नंबर 1 क्या कहती है कि जो Z6 के एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस, तो 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं, एक हमने 0 लिया और एक 3 लिया। 0 माइनस 3 हमने करते हैं तो वो -3 आता है। और -3 क्या है, ये भी है -3 का भी -3 क्या है, -3 को हम 3 भी लिख सकते हैं बिकॉज रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर आपका 3 लिखिए या -3 करिए, 3Z6 के ही मेंबर होंगे तो दोनों ही सेम एलिमेंट्स हैं यहाँ पर।
दूसरा आपने देखा कि दूसरा एलिमेंट्स क्या है कि x इंटू वाई भी s का एलिमेंट होना चाहिए। तो 0 और 3 हमने दो एलिमेंट लिया, इनका मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आ रही है वो भी 3z6 का ही मेंबर है। तो दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमने 3z6 दिया है ये z6 का उपवलय है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो प्रमेय 1 आपने लिया है। तो आपने देखा कि बेसिक डेफिनेशन में 8 डेफिनेशन थी, जिसको आपने 3 में कन्वर्ट करने के बाद अब सिर्फ 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसको अगर आपने सेटिस्फाई करा दिया तो सबसेट जो हमारा रिंग का होगा वो उपवलय यहाँ पर परिभाषित हो जाएगा। अब आगे और उपवलयों के बारे में चर्चा करते हैं कि मान लीजिए आर हमारा एक तत्समकी वलय है और हमें ये चेक करना है कि आर का कोई उपवलय अगर बनता है तो क्या वो भी तत्समक या तत्समक की प्रॉपर्टी उसके साथ जाती है कि उपवलय भी उसका तत्समक होगा या नहीं। तो इसके बारे में हम चेक करते हैं कि मान लीजिए जेड जो हमारा जो रिंग होता है, जेड क्या सेट ऑफ इंटीजर से, जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर एक रिंग है और इसका अगर हम सबसेट यहाँ पर चेक करते हैं 2z, तो 2z के बारे में क्या है, 2z इसका सबसेट है और ये इसका सबरिंग भी सेटिस्फाई सबरिंग भी कहलाता है, सबरिंग यानी उपवलय भी होता है। अब हमें ये चेक करना है जेड क्या होता है, जेड में तो रिंग विद यूनिटी होता है, यहाँ पर 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या 2z में ये एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये कहा है हमें ये चेक करना है स्टेटमेंट कि अगर रिंग हमारा तत्समकी वलय है, रिंग विद यूनिटी है, तो इसका सबरिंग भी क्या रिंग विद यूनिटी होगा हमेशा। तो यानी अगर ऐसा है, आप कहते हैं कि ऐसा है, तो यानी अगर 1 R में है तो 1 एलिमेंट हमारा उसके सबरिंग में भी होना चाहिए। तो हम 1 को जरा यहाँ पर सर्च करते हैं, 2z में क्या 1 है, क्योंकि हमने z में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सारे नेगेटिव एलिमेंट्स, 0 और पॉजिटिव एलिमेंट। अगर इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा 1 और -1 एलिमेंट है वो सारे क्या है 2 से मल्टीप्लाई होगा सब, 1 को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब यहाँ 1 यहाँ प्रेजेंट ही नहीं रह गया, तो यानी 1 यहाँ पर 2z में नहीं है। तो 2z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर उपवलय तो है, बट रिंग उपवलय विद तत्समक या ये कह लीजिए कि इसका गुणात्मक तत्समक यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये 2z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये सबरिंग विद रिस्पेक्ट टू सबरिंग विद यूनिटी यहाँ पर नहीं है। यानी ओरिजिनल रिंग आपका रिंग विद यूनिटी है, बट इसका सबरिंग रिंग विद यूनिटी नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो यानी कि ये यहाँ पर ये कंडीशन तो साफ हो गई कि वलय का अगर वलय हमारा रिंग विद यूनिटी है तो उसका जो उपवलय होगा वो जरूरी नहीं कि वो भी रिंग विद यूनिटी हो। तो आगे बढ़ते हैं, जो वलय उपवलय के केंद्र, और जैसे कि आपने उपवलय के केंद्र के बारे में, सेंटर के बारे में चर्चा करते हैं, जैसा कि ये सारी डेफिनेशंस अगर आप रिलेट कर रहे हो, आपको याद आ रहा हो, तो समूह में भी ये सब हमने सेंटर वहां पर चर्चा की थी। तो समूह में बस ये था कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन 1 था, यहाँ पर क्या है बाइनरी ऑपरेशन 2 है, और उसके साथ साथ 2-4 कंडीशन भी यहाँ पर जाता है। तो बेसिक फ्रेम अगर आप देखें तो समूह और सब रिंग में बहुत डिफरेंस नहीं है। समूह में हम एक बाइनरी ऑपरेशन लेते थे, रिंग में यहाँ पर हम 2 बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं। समूह में सिर्फ ग्रुप बनाने के लिए 4 प्रॉपर्टी को चेक करते थे, यहाँ पर क्या है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों की प्रॉपर्टीज को मिलाया जाता है, यहाँ पर 8 अलग अलग प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पर चेक करना होता है। तो समूह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समूह का यहाँ पर इंग्लिश में आपको केंद्र को यहाँ पर इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। तो सेंटर का जो पहला अल्फाबेट सी है, यहाँ से इसका इस सेट का फॉर्मेशन लिया गया है। तो कैपिटल सी ऑफ आर, सी ब्रैकेट में आर लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेंटर ऑफ, इसको हम कैसे रीड करते हैं, सेंटर ऑफ आर। ये इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये ऐसे आर के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो आर के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रखे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आर के अगर 2 एलिमेंट्स ले तो उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करें, चाहे हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे हम राइट से मल्टीप्लाई करें। अगर एक्स वाई एलिमेंट लिया तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू वाई इंटू एक्स के बराबर होती है, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर कंडीशन क्या है, हम ऐसे एक्स को कलेक्ट कर रहे हैं जो आर के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। यानी अगर हमने एक एलिमेंट लिया एक्स, तो अगर आर में वाई जेड और आर एस टी एलिमेंट है तो एक्स इंटू आर की वैल्यू आर इंटू एक्स के बराबर होगी, एक्स इंटू वाई की वैल्यू वाई इंटू एक्स के बराबर होगी, एक्स इंटू एस की वैल्यू एस इंटू एक्स के बराबर होगी। ऐसे करते हुए यानी आर के सारे एलिमेंट्स के साथ ये कम्यूटेटिव रिलेशन या क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करता है। अब ये जो सेट बनेगा, क्योंकि ये सेट क्या है,
आर के ही डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल नंबर का कलेक्शन है, तो ये क्या है? अपने आप में आप बता कहना गलत नहीं होगा कि ये आर का ही सबसेट है। तो सेंटर ऑफ आर भी यहाँ पर आर का एक सबसेट बना। अब हम इस इकाई में हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि आर के जो सबसेट है वो कब उपवलय है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें ये जो सेंटर ऑफ आर मिला, सी आर, ये जो नया स्पेशल सबसेट मिला, ये हमें चेक करना है कि ये रिंग का उपवलय है कि नहीं, या वलय का उपवलय है कि नहीं। अगर आप इसी स्लाइड में मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊं, तो क्या समूह में आपने देखिए, समूह में भी हमने सेंटर ऑफ ग्रुप यहाँ पर डिफाइन किया था, जिसको हमने जेड जी से, वहां पर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता था, जेड ऑफ जी। वहां पर भी आपने देखा था कि जेड जी समूह का सबसेट होता था। और आपने जब नियमों को देखा, चेक किया और गहन चर्चा की उसमें किया, तो आपने पाया कि जेड जी भी सेट का उप समूह होता था, सबसेट होता था। तो उसी नियम पर, इसीलिए मैं दोनों समूह और रिंग के दोनों ही समूह और वलय के दोनों नियमों को एक साथ ही पैरेलल रूप में लेकर चल रही हूँ, कि आप ये जानिए हर एक स्लाइड में, हर नियम पे, कि जो चीज वहां समूह में जो नियमों को फॉलो कर रहा था सेट, वही यहाँ पर वलय में भी सेट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। दोनों ही लगभग लगभग इस दोनों के लिए ही लगभग लगभग नियम यहाँ पर बराबर है। दोनों के नियम एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेंटर ऑफ आर जो आपने सेट बनाया है, आप देखिए कि सेंटर ऑफ आर भी रिंग का उपवलय होता है, रिंग का ही यहाँ पर उपवलय होता है। आप यहाँ पर देखिए, इसका प्रूफ भी दिया गया है कि आपको ये चेक करना है कि क्या सेंटर ऑफ आर जो है, दूसरा हमें क्योंकि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम जान चुके हैं, तो सेंटर ऑफ आर बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि सेंटर ऑफ आर में क्या ये 0 के बराबर तो नहीं होता, या सेंटर ऑफ आर आर के बराबर तो नहीं होता। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि उसके 0 क्या होता है, 0 सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रहता है। 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करिए चाहे राइट से मल्टीप्लाई करिए, तो 0 हमेशा सेंटर ऑफ आर में बिलोंग होगा। यानी एटलीस्ट एक 0 तो जरूर एलिमेंट है सेंटर ऑफ आर में, आर का, जो कि सी आर का मेंबर है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो हमारा सी आर, जो सेंटर ऑफ आर जो सेट बना हुआ है, वो नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट तो है ही है। अब इसको उपवलय होने के लिए प्रमेय एक क्या कहती है कि हमें सीआर के दो एलिमेंट्स को लेना है, और हमें ये चेक करना है कि x माइनस वाई की वैल्यू सीआर में है कि नहीं, और x इंटू वाई सीआर में है कि नहीं। तो अगर x और y सीआर का, मान लीजिए हमने दो एलिमेंट लिया, क्योंकि आपने अभी अभी प्रूव किया है कि सीआर नॉन एम्प्टी एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो मान लेते हैं कि इसमें कोई दो एलिमेंट हमने लिया, x और y। तो x और y अगर सीआर का एलिमेंट है, तो सीआर की प्रॉपर्टी से, सेंटर की प्रॉपर्टी से क्या होना चाहिए, वो आर के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रखेगा। यानी आर में एक अगर स्मॉल आर एलिमेंट आपने ले लिया, तो x इंटू आर की वैल्यू आर इंटू एक्स के बराबर होगी। दूसरा y अगर आपने सी आर का एलिमेंट लिया, तो वो भी आर के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रखेगा, यानी y इंटू आर की वैल्यू आर इंटू वाई के बराबर होगी। अब हम यहाँ पर इन दोनों जो आपने इक्वेशंस बनाई, x इंटू आर एंड आर बराबर आर इंटू एक्स, एंड वाई इंटू आर की वैल्यू आर इंटू वाई, इन दोनों को यहाँ उपयोग करके हम ये चेक करते हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हमने इनको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू माइनस कर दिया, तो r कॉमन ले लेंगे, तो r इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिली हमें x माइनस वाई इंटू आर की वैल्यू। यानी कि x माइनस वाई जो नया एलिमेंट यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, उसको मान लीजिए किसी कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई जो नया जेड एलिमेंट मिला, ये आर के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रख रहा है। आप देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आर इंटू जेड की वैल्यू जेड इंटू आर, और जहां पर आर हमारा कैपिटल आर का एलिमेंट है, यानी जेड एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट है जो आर के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रख रहा है। तो यानी सेंटर की परिभाषा के साथ के नियम के तहत ये कैपिटल जेड भी सेंटर में आ गया। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई, अब पहले और आखिरी नियम को अगर आप जोड़ें, एक साथ देखें एक फ्रेम में, तो यानी अगर एक्स एंड वाई आर सी आर का मेंबर है, तो एक्स माइनस वाई भी सेंटर का ही मेंबर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूफ हुई। इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी आप देखिए, आखिरी सेकंड लास्ट लाइन में यहाँ पर प्रूव किया गया है कि अगर एक्स वाई सी आर का मेंबर है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी सी आर का मेंबर होगा। तो ये आपको नॉन ट्रिवियल यहाँ पर सबरिंग मिला, क्योंकि सी आर हमारा 0 के बराबर नहीं है, आर के बराबर नहीं है, तो ये हमारा एक नॉन ट्रिवियल सबरिंग मिला रिंग आर का, जिसको हम सेंटर ऑफ आर या सेंटर ऑफ रिंग यहाँ पर हम कहते हैं। अब हम इसके जो इस इकाई का उद्देश्य था कि अगर
उपवलय एक से ज्यादा क्योंकि हो सकते हैं, तो इन उपवलयों का यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, इनके योग और इनका कार्तीय गुणनफल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कब ये वलय होंगे और कब ये वलय नहीं होंगे। तो प्रमेय प्रमेय 2 ये कहती है कि अगर S1 और S2 दो उपवलय हैं रिंग आर के, आर के ही दो सबसेट रहे होंगे और ये सबसेट वलय की नेम को सेटिस्फाई करे होंगे, इसीलिए इनको आर का उपवलय कहा गया है। तो इसका इंटरसेक्शन भी हमेशा एक उपवलय होता है। अब फिर मैं आपको यहाँ पर पॉज करती हूँ, रोकती हूँ और आप ग्रुप की जरा प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए। तो पिछली इकाइयों में हमने समूह में ये चर्चा की थी कि कोई अगर जी का सबसेट होता है H1 और H2, तो उसका सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन थी कि उसके सब ग्रुप होने के लिए अगर सब ग्रुप तो दोनों ही यहाँ पर था, माफ कीजिएगा, लेकिन उसके इंटरसेक्शन उसका सब ग्रुप होगा या नहीं। तो आपने पाया था कि अगर H1 H2 उसका जी का सब ग्रुप है तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी हमारा जी का सब ग्रुप होता था। तो वही नियम यहाँ पर भी देखिए रिंग के लिए भी फॉलो होता है। अगर S1 S2 आपका आर का सब रिंग है तो उसका इंटरसेक्शन भी यहाँ पर सब रिंग होगा। अब यूनियन के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रुप में क्या था कि अगर H1 H2 आपका जी का सब ग्रुप था तो उसका यूनियन जरूरी नहीं था कि वो भी हमारा यहाँ पर ग्रुप होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी वहां पर आपने देखा था कि यूनियन इंटरसेक्शन हमेशा हमारा सब ग्रुप होता था, बट यूनियन के लिए जरूरी नहीं था कि वो सब ग्रुप होगा। उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन ये थी कि दोनों ही सब ग्रुप एक दूसरे में कंटेन होने चाहिए, या तो H1 सब H2 का सब ग्रुप होना चाहिए, या फिर H2 H1 या तो H2 का सबसेट होना चाहिए या H2 H1 का सबसेट होना चाहिए। उसी एक सिंगल केस में ही हम ये कह सकते थे कि H1 यूनियन H2 हमारा जी का सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पर आइए चर्चा करते हैं कि पहले क्या यूनियन दो रिंग का यूनियन यहाँ पर क्या उसका उपवलय होता है या नहीं। दो उपवलयों का यूनियन यहाँ पर क्या जो भी हमारा ग्रुप ओरिजिनल रिंग है उसका उपवलय होगा या नहीं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जेड यहाँ पर हमने एक जेड यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक रिंग लिया है और इसके दो सबसेट लिए हैं 2Z एंड 3Z। 2Z एंड 3Z का मतलब यानी जेड के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके जो सेट बना और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेट बना। तो ये दोनों ही अगर अलग अलग आप चर्चा करेंगे तो 2Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन उपवलय होता है और 3Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर आपका जेड का उपवलय यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ध्यान दें कि इसके यूनियन क्या, इसका सेट जो इसके सबसेट्स हैं इसका क्या, माफ कीजिएगा यहाँ पर जो मैंने अभी लाइन बताई आपको कि 2Z एंड 3Z ये दोनों एक एस के जो जेड के सबसेट्स हैं, ये इसका यूनियन यहाँ पर हमें चेक करना है। ये इंडिविजुअल उपवलय है या नहीं, अभी हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की है कि 2Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन उपवलय है कि नहीं, 3Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन उपवलय है कि नहीं, अभी हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की है। हमें ये यहाँ पर देखना है कि उसका यूनियन यहाँ पर क्या होगा। तो यूनियन के बारे में ये जो नियम है आपने अभी अभी देखा कि इसको प्रूव करने के लिए मिनिमम नियम क्या है कि एस का अगर जिसको यूनियन को अगर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करे तो एस के यानी दो एलिमेंट्स लेंगे तो उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लिकेशन भी एस का मेंबर होना चाहिए। तो सीधा साधा यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर नंबर लिया गया है कि 2s का मेंबर है, 3s का मेंबर है और 2 - 3 क्या है, वो -1 एक नंबर आ रहा है और -1 हमारा इसमें क्या है, नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा था। यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिया गया है जिसमें निगेटिव नंबर्स यहाँ पर नहीं है। अब क्योंकि -1 हमारा 2Z में नेगेटिव नंबर्स को भी यहाँ पर लिया गया है, बट यहाँ पर क्या है कि यूनिटी एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर आप जेड के सारे एलिमेंट्स को, अभी पिछली इकाई में हमने देखा था कि 2Z जो हमारा रिंग था ये इसमें 2Z या 3Z अभी आपने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिंग तो बन जाता है। यहाँ पर प्रूफ नहीं किया गया, बट अगर आप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो वो रिंग तो बन जाता है, बट वहां पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिटी एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, वहां पर हमने कैसे प्रूफ किया था कि रिंग जो विद यूनिटी होता है उसका सबसेट भी जरूरी नहीं कि रिंग विद यूनिटी हो। यहाँ पर यूनिटी क्यों नहीं था, क्योंकि जेड के सारे एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव एलिमेंट्स है, जीरो एलिमेंट है एंड पॉजिटिव एलिमेंट्स है। अगर आपने इसमें 2 से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो जो -1 है वो -2 में कन्वर्ट हो गया और 2 भी 1 क्या है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह 3Z में भी क्या हुआ, सारे जेड के एलिमेंट्स को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर -1 एलिमेंट -3 में कन्वर्ट हो गया और जो +1 एलिमेंट था वो 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप इस पूरे 2Z और 3Z में सर्च करें तो यहाँ पर 1 प्रेजेंट नहीं है।
और ना ही -1 वहां पर प्रेजेंट है। तो इसी का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। 1 और -1 ही क्यों हमने लिया, क्योंकि पिछली इकाई में आपने इसको हम रिंग विद यूनिटी प्रूव करने में ऑलरेडी आपने यूज कर रखा है कि -1 या 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट हमने 2 लिया और एक 3 लिया, तो देखते हैं 2 हमारा 2z में बिलोंग करता है, 3 हमारा 3z में बिलोंग करता है, यानी 2 और 3 s के मेंबर है। 2 माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, -1, और -1 s का मेंबर नहीं है, क्योंकि -1 अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहा है। तो आप पा रहे हैं कि दो एलिमेंट एक्स वाई है और इसका जो सबसेक्शन वैल्यू है वो वैल्यू -1 यहाँ पर इसका मेंबर नहीं है। तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेट एस है ये जेड का सबसेट तो है बट इसका उपवलय नहीं है। तो आपने एक एग्जांपल यहाँ पर देखा कि 2z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन अपने आप में उपवलय है जेड का, 3z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन अपने आप में उपवलय है जेड का, बट इसका यूनियन यहाँ पर उपवलय नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये चीज मैंने आपको बार बार कोट की है कि किसी चीज को प्रूफ करने के लिए आपके पास प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी काफी नहीं है आप, लेकिन अगर डिस्प्रूव करना है तो उसके लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है और वो एग्जाम्पल हमारा काउंटर एग्जाम्पल कहलाता है। इसी एक ऐसे बहुत सारे, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल ही है, आप ऐसे दूसरे नंबर्स को 3 और 5 को भी 3 और 4 एलिमेंट, एक एलिमेंट हम 3 ले लेते हैं और दूसरा 4 ले लेते हैं, 3 और -4 का जो यहाँ पे सबसेक्शन होगा वो -1 आएगा। इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तो जो भी एग्जाम्पल हम लेते हैं जो किसी चीज को डिस्प्रूव करती है वो एग्जाम्पल हमारा काउंटर एग्जाम्पल बन जाता है। तो यहाँ पर आपने पाया कि यूनियन ऑफ 2 सब रिंग या 2 रिंग जरूरी नहीं कि वो भी हमारा उपवलय है। अब हम एडिशन के बारे में चेक कर रहे हैं कि क्या अगर S हमारा कोई एक नया उपवलय है R का, T एक दूसरा वलय है R, उपवलय है R का, तो इसका एडिशन में क्या होगा। एडिशन में क्या होता है, बस S के सारे एलिमेंट्स को जो S प्लस T कौन सा सेट होता है, S प्लस T के जो सारे एलिमेंट जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे कि पहला एलिमेंट H से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट T से लिया जाएगा और उन दोनों एलिमेंट का जो सम होगा वो जो भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका कलेक्शन। तो S प्लस T क्या है, ये हमारा R का सबसेट तो होगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका उपवलय है कि नहीं। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए S हमारा 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिसमें A11 पे वैल्यू ऑन रहेगा, A की वैल्यू है, A21 पे वैल्यू B रहेगी, बाकी A12 और A22 की वैल्यू हमेशा 0 हम ले रहे हैं। और इसी तरह टी को हमने डिफाइन किया है 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन लिया है जहां पर A11 की वैल्यू ऑन रहेगी, A12 की वैल्यू यहाँ पर ऑन रहेगी B, बट A21 की वैल्यू और 22 की वैल्यू हमेशा 0 लिया गया। इन SB क्या है, ये एक हमारा सबसेट है मैट्रिक्स, ये 2x2 जो है मैट्रिक्स ओवर R के कलेक्शन का, ये M2R क्या होता है, ये सारे 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है जिसकी एंट्रीज रियल नंबर से ली गई। तो ये S क्या है, इसका सबसेट होगा, T भी क्या है, M2R का सबसेट होगा यहाँ पर। लेकिन अब S प्लस T के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो S प्लस T अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, M2 क्या होता है, 2x2 सारे इनवर्टिबल मैट्रिक्स का यहाँ पर ये कलेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि S प्लस T जो भी यहाँ पर आपने नया जो मैट्रिक्स बनाया, जो कि यहाँ पर A11 एंट्री ऑन रहेगी, A12 एंट्री ऑन रहेगी, B और एक यहाँ पर क्या है, सम करने के बाद B प्लस 0 की वैल्यू जो भी यहाँ पे रिजल्ट आ रही है, A21 वैल्यू भी यहाँ पर ऑन हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा S प्लस T के रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर ये मैट्रिक्स मिली है, अगर इस मैट्रिक्स को यहाँ पर हम चेक करें तो ये मैट्रिक्स हमारी उपवलय नहीं है। अब आप इसको अगर डिटेल में आप देखेंगे तो इसमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, कोई ना कोई यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी जो यहाँ पर M2R का जो S प्लस T जो है ये M2R के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सब रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं, तीसरी एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि अगर कोई रिंग, दो रिंग है, उनका जो एडिशन, सिंपल जो एडिशन के फॉर्मेट में जो सेट बनकर तैयार होगा वो भी जरूरी नहीं है कि वो उपवलय है। तो अभी तक आपने क्या चर्चा किया कि अगर दो रिंग है, एक रिंग है और उसके दो सब रिंग है, तो सब रिंग का इंटरसेक्शन हमेशा ही उपवलय होता है। यूनियन जरूरी नहीं है कि वो उपवलय है, किसी विशेष स्थिति में ही वो उपवलय हो सकता है। इसी के साथ साथ उसका एडिशन भी किसी विशेष स्थिति में ही उपवलय होगा।
अब यहाँ पर क्वोशंट के बारे में भी दिया हुआ है। क्वोशंट भी ज़रूरी नहीं है कि अब एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि 0 अगर आपका S2 का मेंबर है, तो ज़रूरी नहीं कि 0 आपका S1 क्वोशंट बाय S2 के का भी मेंबर हो। तो यानी एडिटिव आइडेंटिटी वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं है। तो अगर S1, S2 किसी वलय के सब रिंग है, तो क्वोशंट रिंग जो इसका बनेगा S1 बाय S2, ये ज़रूरी नहीं कि ये भी उपवलय है। और कार्तीय गुणनफल के बारे में प्रमेय नंबर 3 में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ये हमेशा ही आप अगर इसी पे पॉज़ करके समूह के बारे में चर्चा करें, तो जी अगर आपका कोई समूह है और H1, H2 उसके उप समूह है, तो उनका जो कार्तीय गुणनफल होता है, वो हमेशा ही समूह होता है। और उसी के नियम पर अगर आप चेक करें कि S1, S2 अगर R1, R2 के 2 उपवलय हैं, तो इनका जो कार्तीय गुणनफल होगा S1, S2, वो हमेशा ही R1, R2 का भी उपवलय प्रूफ होगा। तो आप किसी भी एग्जाम्पल से ये चीज प्रूफ कर सकते हैं। आइए हम अगली इकाई के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका शीर्षक है गुर्जावलियां, यानी आइडियल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस इकाई का उद्देश्य है कि गुर्जावली की परिभाषा के बारे में जानना, इसकी उपयोगिता के बारे में जानना, इसकी विशेषता के बारे में जानना, कब ये चेक करना कि ये चेक करना कि किसी वलय का एक उप समुच्चय कब एक गुर्जावली है और कब वो नहीं होगा। और गुर्जावली होने के बाद हम क्वोशंट रिंग के बारे में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में, उसके नियमों के बारे में विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो ये पहली स्लाइड है जिसमें आप गुर्जावली के डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी मैं इस स्लाइड पे आपको पॉज करके फिर से फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ कि समूह में आपने जो चर्चा किया था, समूह में क्वोशंट ग्रुप को चर्चा करने से पहले आपने वहां पर कोसेट डिफाइन किया था, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर कोसेट्स को आप रिंग में अगर आप दूसरे शब्दों में समझना चाहें, तो ये आपका आइडियल होता है, जो आइडियल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि परिभाषा के रिंग के फॉर्मेट में आइडियल के रूप में यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे, और आइडियल पे ही हम यहाँ पर रिंग का कोशेंट रिंग बताएंगे कि कब रिंग हमारी कोशेंट रिंग होती है। तो दोनों ही परिभाषाएं पैरेलल रूप से चल रही हैं। तो आप देखिए क्या चीज समानता है ग्रुप में और किस चीज में समानता नहीं है। तो मान लीजिए आर प्लस मल्टीप्लीकेशन एक आपका वलय है और आई इसका उपवलय है। अब आई ही उपवलय क्यों लिया गया है? बिकॉज हमने कहा गुर्जावली को इंग्लिश में आइडियल कहते हैं। आइडियल का जो पहला अल्फाबेट है आई, उसी से ही यहाँ पर हमेशा इसको आइडियल को, गुर्जावली को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कहीं पर भी अगर आई लिखा हुआ है तो आपके अलजेब्रा में, खासकर अलजेब्रा में, तो ये आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये जो सेट है वो आइडियल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो का एक उपवलय हमने एक आई लिया है। तो ये कब गुर्जावली, तो पहले आपने यहीं पर ही पहली लाइन में ही इसकी डिटेल को समझिए कि गुर्जावली को पहले उपवलय, जो इसका सबसेट बनेगा वो अपने आप में उपवलय होना चाहिए, वो उपवलय ही होता है। अब उपवलय के उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं कि मान लीजिए अगर हम स्मॉल आर कैपिटल आर का एलिमेंट ले रहे हैं और स्मॉल ए कैपिटल आई का एलिमेंट ले रहे हैं, तो ए इंटू आर की जो वैल्यू होगी या आर इंटू ए की वैल्यू होगी, वो हमेशा ही आई में बिलोंग करेगी। जैसा कि हमने पहले भी एग्जांपल में देखा था कि जेड क्या है, रिंग है, और 6Z क्या होगा, उसका सब रिंग होगा। और 6Z क्या है, एक ये आइडियल है, गुर्जावली है किसका, जेड का। यानी कि अगर हम जेड का कोई एलिमेंट ले और 6Z का कोई एलिमेंट ले, तो जब वो दोनों एलिमेंट आपस में, या हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट में वैल्यू मिलेगी वो 6Z का ही मेंबर होगा। तो अब इसके तुच्छ गुर्जावली के बारे में डिस्कस करें, तो जैसे ही ग्रुप और रिंग और सब रिंग के बारे में हमने डिस्कस किया कि कोई भी रिंग होती है, उस रिंग का जो एक सबसेट होता है, उसमें दो सबसेट, एक s बराबर 0 और दूसरा s बराबर r, ये हमेशा ही दो तुच्छ सेट्स होते हैं, तुच्छ उपवलय होते हैं। वही गुर्जावली तुच्छ गुर्जावली भी होती है। तो अगर आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं कि 0 के बराबर नहीं है और कोई दूसरा हमने गुर्जावली के बारे में बात की है, तो वो उसका नॉन ट्रिवियल आइडियल कहलाता है। और अगर वो आर के बराबर नहीं होती है, तो और 0 के बराबर नहीं होती है, तो हम उसको प्रॉपर आइडियल भी कहते हैं। तो प्रॉपर आइडियल, नॉन ट्रिवियल आइडियल और ट्रिवियल आइडियल के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया है कि कब कब ये चीजें नहीं होंगी। तो अब इनके परीक्षण की कोई भी सबसेट या कोई भी सबरिंग कब गुर्जावली होगी और कब नहीं होगी, तो उसके बारे में आइए यहाँ पर एक मिनिमम नियम के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो नियम यही है कि अगर कोई भी सबसेट आपने क्लेम किया है कि ये सबरिंग है और ये चेक करना है कि इसकी गुर्जावली है या नहीं, तो इसके लिए हमें बस यही देखना होगा कि उस सेट में दो एलिमेंट्स लेंगे ए और बी, उन दोनों का सबट्रैक्शन a माइनस बी रिंग में आई में बिलोंग करता है या नहीं, और
अगर ए आपका आई में बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट आर हमने कैपिटल आर जो ओरिजिनल रिंग से एलिमेंट लिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहे वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो चाहे वो राइट से मल्टीप्लाई हो, उनकी जो कुछ भी वैल्यू है वो दोनों आई का मेंबर है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा सेट है, जो सब रिंग है आर का, वो हमारा गुरजावली आइडियल है उस रिंग का। ठीक है, तो आइडियल होने के लिए बेसिक जो डेफिनेशन है, पहले उसको रिंग होना चाहिए, रिंग के बाद वो उस सेट आर का सब रिंग कहलाएगा, सब रिंग होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि वो आइडियल है या नहीं। यहाँ पर एक नया एग्जांपल लिया गया, मान लीजिए एस हमने एक नया सेट बना, एलिमेंट्स है a प्लस 2b i के फॉर्मेट में, जहाँ पर a भी सेट ऑफ इंटीजर का नंबर है और i क्या है, इमेजिनरी नंबर है जो माइनस वन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमें ये चेक करना है z ओवर i का s एक उपवलय है कि नहीं। अब यहाँ पर इसका उपवलय, सबसे पहले तो हमें देखना है इसका उपवलय है कि नहीं, और उपवलय होने के बाद क्या ये गुरजावली है कि नहीं, ये आइडियल है कि नहीं। तो उपवलय होने के लिए अभी आपने पिछली यूनिट्स में प्रमेय नंबर 1 में आपने देखा था कि हमें सिर्फ दो ही नियम वहां पर चेक करना होता है कि एस को उपवलय होने के लिए, यानी एस के दो एलिमेंट्स लेंगे, वो दोनों एलिमेंट्स का अगर ए और बी हमने एलिमेंट लिया तो ए माइनस बी की वैल्यू एस में बिलोंग कर रही है कि नहीं, और ए इंटू बी की वैल्यू एस में बिलोंग कर रही है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एस हमारा उपवलय है यहाँ पर। तो आपने देखिए एस के अगर दो एलिमेंट्स हम लेना चाहते हैं तो a प्लस 2b i होगा और दूसरा एलिमेंट c प्लस 2d i यहाँ पर लिया, इन दोनों का सम क्या होगा। तो यहाँ पर रियल नंबर्स को एक साथ यहाँ पर ले लिया गया है और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखें तो a माइनस सी प्लस 2 इंटू बी माइनस डी इंटू आई के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो पहला नंबर जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो सेट ऑफ इंटीजर का नंबर है। a और c अगर इंटीजर है तो इनका सब्सट्रैक्शन भी कोई इंटीजर नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, b माइनस डी भी कोई इंटीजर नंबर होगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई बाई i। तो यानी एक ये नई व्यवस्था है नंबरों का, जिसमें अगर a माइनस सी को कैपिटल a से और b माइनस को कैपिटल b से रिप्रेजेंट करें तो ये a प्लस 2b इंटू आई है, जो कि वही संख्याओं की व्यवस्था है जो s को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो ये ऑटोमेटिक हमारा s में बिलोंग करने लगेगा, यानी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है उपवलय होने के लिए। दूसरा हमें क्या देखना है कि इसके दो एलिमेंट्स को लेंगे और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो भी होना चाहिए कि पहला एलिमेंट इंटीजर का नंबर होना चाहिए प्लस 2 इंटू समथिंग नंबर इंटू आई के फॉर्मेट में होगा। तो वहां हम देख रहे हैं इसको ac माइनस 4bd प्लस 2 इंटू बीसी प्लस एडी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इंटू आई के फॉर्मेट में, और ये नंबर भी क्या है, इसके ही स्पेशल जो हमने डिफाइन किया गया है उसी फॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी पहला नंबर हमारा सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है, दूसरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर है बीसी प्लस एडी ये भी सेट ऑफ इंटीजर का नंबर है। तो ये जो भी रिजल्ट में नंबर मिला ये नंबर एस का मेंबर होगा, यानी एस हमारा उपवलय यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। तो एस एक उपवलय है जेड आई का। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये गुरजावली है कि नहीं। तो सबरिंग होने के बाद हमें गुरजावली के लिए क्या चेक करना है कि पिछले स्लाइड्स में आपने देखा कि अगर वो गुरजावली है तो यानी उस सेट के दो नंबर होंगे और उनका सब्सट्रैक्शन भी उसमें बिलोंग करना चाहिए और आर के सारे एलिमेंट के साथ वो नंबर आर के आई के सारे एलिमेंट आर के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव रिलेशन रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने स्मॉल आर जेड आई का नंबर लिया और कैपिटल एस का नंबर लिया तो ए इंटू आर की वैल्यू जो कुछ भी आ रही है वो एस में बिलोंग नहीं कर रही है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर मैंने क्या कहा था, डिस्प्रूव के लिए हमें एक ही एग्जांपल की जरूरत है। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको नंबर देखिए दिया हुआ है कि 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू आई। तो ये भी क्या है, एस का मेंबर होगा बिकॉज ये ए प्लस बी 2 इंटू बी आई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आई क्या है, जेड आई में बिलोंग कर रहा है। तो अगर 1 एस का मेंबर है और आई जेड का मेंबर है तो गुर्जा एस के गुर्जावली होने के लिए 1 इंटू आई की वैल्यू और आई इंटू 1 की वैल्यू जो कुछ भी आएगी ये दोनों नंबर एस में मेंबर होना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि 1 इंटू आई एस का फॉर्मेशन जो किया गया है उसके सारे एलिमेंट्स ए इंटू बी जेड से नंबर लिए गए हैं। तो 1 इंटू आई की वैल्यू जो आई है वो एस का मेंबर यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एस जो हमने यहाँ पर से डिफाइन किया है ये जेड आई का गुर्जावली या आइडियल नहीं है। आगे और परिभाषा देखते हैं कि इनकी जनरेट गुर्जावली जो भी आपने देखा इनके जनरेटर्स के बारे में। तो इसके जनरेटर्स क्या होते हैं, तो एक विशेष प्रकार की नंबरों की व्यवस्था है उसके बारे में देखिए कि मान लीजिए स्मॉल एंड नेचुरल नंबर का हमने कोई नंबर लिया और a1 से लेकर an तक किसी वलय r को दिए हुए r के हमने कुछ
एलिमेंट्स को ले लिए, A1 से लेकर AN तक क्या है, ये सर कोई R का एलिमेंट्स है। अब इसके द्वारा जो भी हमारा जनित आर की ऊर्जावली होगी वो किससे रिप्रेजेंट होगी, वो R इंटू A1 प्लस R इंटू A2 प्लस R अप टू सो ऑन, हम इसका कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, R इंटू AN के फॉर्मेट में। और इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, जहां पर xi हमारा x क्या है, R का एलिमेंट होगा, तो x1 प्लस x1 A1 प्लस x2 A2, ऐसे करते करते हम xn AN से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ऊर्जावली मिली, इसमें अगर किसी भी ऊर्जावली को अगर आप रिवर्स परिभाषा आप समझना चाहें, किसी भी ऊर्जावली को अगर हम इस तरह से इस व्यवस्था से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर A1 से लेकर AN नंबर होते हैं जो R का मेंबर होगा, ये सारे एलिमेंट्स हमारे R के जनरेटर कहलाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये जनरेटर होते हैं, इनको जैसे कि आपने ग्रुप में साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था, उसके किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, मान लीजिए जी आपका ए से जनरेट हो रहा है, तो जी की वैल्यू स्पेशल ब्रैकेट और ए को हम बीच में लिखकर हमने बताते थे कि ये ए से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी जनरेटर्स आपका अगर A1 से लेकर AN से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको स्पेशल ब्रैकेट के बीच में लिखकर हम बताते हैं कि ये हमारा जनरेटर है किसका, ऊर्जावली का। और ये किस तरह की ऊर्जावली को रिप्रेजेंट करेगा, वो RA1 प्लस RA2 अप टू सो ऑन RA1 के फॉर्मेट में सबका सम करने के बाद जो हमारा सेट मिलेगा, इस तरह की ऊर्जावली को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट हम आगे परिभाषा देखते हैं निलपोटेंट एलिमेंट के, कि किसी भी एलिमेंट किसी भी रिंग में निलपोटेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने क्लेम किया कि ए आपका आर का एलिमेंट है और ये निलपोटेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर एन जरूर प्रेजेंट होगा, जो कि ए की अगर हम पावर लगाए तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। एक ही पावर, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये एक ही कोट ही हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि एक का हम कितना पावर लगाएं कि वो एलिमेंट हमारा जीरो में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर प्रेजेंट कर है वहां पर, तो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल एलिमेंट ए है, जो आर का मेंबर है, वो हमारा निलपोटेंट एलिमेंट होगा। जैसे कि उदाहरण में Z9 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 से लेकर 8 तक के सारे नंबर होते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 अप टू 8 तक के नंबर। यहाँ पर -3 और -6 शून्य भावी निलपोटेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि -3 का यहाँ पर अगर हम दो पावर लगाते हैं तो वो वैल्यू 9 आती है, और 9 को हम 9 से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारी 0 मिल जाती है। तो यहाँ पर -3 की पावर यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर हमने लगाया, जो एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसको 0 में कन्वर्ट। इसी तरह 6 का 2 पावर लगाने पे इसका जो है 36 आता है, और 36 को 9 से डिवाइड करने पे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आता। तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, रिमाइंडर इसकी 0 आता है। ये भी क्या है, 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर शून्य भावी एलिमेंट है। तो आप साथ ही साथ एक स्पेशल लाइन भी हम कह सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स तो हमने डेफिनेशन के फॉर्मेट में सर्च करके ढूंढने पर हमें मिला है। अगर आपसे ट्रिवियल एलिमेंट्स के बारे में, ट्रिवियल निलपोटेंट या निलपोटेंट एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जाए, तो 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी रिंग में जो हमेशा ही शून्य भावी होता है। अब ऊर्जावाली एलिमेंट्स के गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा करें, तो मान लीजिए तत्समक आई के तत्समक 1 के साथ R एक हमारा वलय, यानी R एक हमारा रिंग है विद यूनिटी, और आई उसका क्या है, ऊर्जावली है। तो अगर 1 हमारा ऊर्जावली में बिलोंग करेगा, तो हमारा जो यहाँ पर ऊर्जावली है वो पूरा रिंग के बराबर हो जाता है। तो आप कोशेट में अगर आप ध्यान करिए कि कोशेट में अगर कोई भी कोशेट और रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन होता है, तो वो एलिमेंट्स वो सेट क्या है, आपस में बराबर हो जाते थे। तो वही नियम यहाँ पर ऊर्जावली में भी फॉलो हो रहा है कि अगर रिंग आपका आर रिंग विद यूनिटी है, और जो ऊर्जावली है वो भी, उसमें भी यूनिटी एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कोई भी एलिमेंट दोनों में अगर कॉमन होता है, तो वो रिंग यहाँ पर ऊर्जावली रिंग के बराबर हो जाएगी। प्रमेय नंबर 3 के बारे में देखिए कि मान लीजिए आई और जे कोई भी रिंग की ऊर्जावली है, तो क्या ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करती है कि नहीं। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर बता दी गई है कि अगर आर आपका रिंग है और आई और जे उसकी ऊर्जावली आप आइडियल हैं, तो वो जरूरी नहीं कि वो भी आपका कम्यूटेटिव नियम को फॉलो करें यहाँ पर, बल्कि दो अलग नियम दिए गए हैं कि आई इंटरसेक्शन जे तथा आई प्लस जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी, और जहां पर ए आई का बिलोंग आई होगा और बी हमारा फिक्स है, वो जे का
मेंबर होगा, ये दोनों हमेशा ही रिंग आर की गुर्जावलियां होंगी। तो स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आईजे आपका किसी रिंग का, इंडिविजुअल आपकी गुर्जावलियां है किसी भी रिंग की, तो उसका इंटरसेक्शन और उसका एडिशन भी यहाँ पर गुर्जावली होगी। बट और वो जरूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव रियल रूल को यहाँ पर फॉलो करे। इनके कार्तीय गुणनफल के बारे में आप अगर जानना हो तो इसके बारे में मान लीजिए I1 और I2, R1 और R2 की गुर्जावली है। तो जहां पर R1 और R2 हमारा कम्यूटेटिव रिंग है, ने भी लिखा हुआ है कि ये कम्यूटेटिव ही है भी और नहीं भी, तो कोई जरूरी नहीं कम्यूटेटिविटी होना यहाँ पर अल्टीमेटली जरूरी नहीं है। आपने ये चीज देखा तो R1 और क्रॉस R2 जो इसका रिंग का कार्तीय गुणनफल है वो भी क्या होगा, एक सब रिंग बनता है। इसके जो आप सब गुर्जावलियों के बारे में अगर आप चर्चा करें तो इसका जो कार्तीय आइडियल का जो यहाँ पर कार्तीय गुणनफल है I1 और क्रॉस R2, ये भी हमारा गुर्जावली होता है किसका, R1 क्रॉस R2 का। तो रिंग के ग्रुप के साथ साथ आपने वलयों में भी देखा, सब रिंग में भी देखा और गुर्जावलियों में भी आप देख रहे हैं कि जो उसका कार्तीय गुणनफल होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ता। अगर वो दोनों इंडिविजुअल वो आपके गुर्जावली हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन या कार्तीय गुणनफल भी ये भी होता है। इसी तरह अब हम कोशेंट रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। कोशेंट रिंग क्या है, जैसे कि कोशेंट में वहां पर हमने समूह में डिफाइन किया था। तो अगर आई आपकी आर के कोई गुर्जावली है तो कोशेंट रिंग को आर बाई आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम विभाग विलय कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आर आपका वलय है, आई उसकी गुर्जावली है, तो आर बाई आई के उपवलय के समुच्चय एस तथा आई को अंतर्विष्ट करने वाले जो भी आर के उपवलय के समुच्चय के बीच में एक 1-1 यहाँ पर मैपिंग भी होती है। तो अगर मैं आपको पॉज करूं और समूह से और यहाँ पर आपको दोनों को एक साथ पैरेलल कंपैरिजन करने को कहूं, तो समूह में क्या है, समूह में क्वोशंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए आपको क्वोशंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर रिंग में क्वोशंट रिंग को डिफाइन करने के लिए आपको गुर्जावली यानी कि आइडियल को की जरूरत पड़ती है और वही कंडीशंस यहाँ पर फॉलो होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।